नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का आज ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक है। यह सभी प्रश्न 2011-12 में पूछे गए हैं, यानी कि 2011 का है। उस समय 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा करता था गणित में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि 2011 में ऑब्जेक्टिव जो 10 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उसे अच्छे समझेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह आपको हर साल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं गणित में, बशर्ते आपका अंक यानी डिजिट चेंज होता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 1 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग होंगे। यानी कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल्य के योग होंगे, यानी कि मूलों का योग पूछा गया है। तो मूलों का योग क्या होता है, यह आपको पूछ दिया जाएगा। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग या मूलों का योग दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ हमें यहाँ पर x के जब बगल में a रहता है वहां नहीं कुछ तो 1 है, यानी कि देखिए a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा आपका -3। ये आपका c हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा और ये हो जाएगा a। तो यहाँ नहीं कुछ तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान -3। तो शून्यंकों का योग, तो यहाँ बैठा दीजिए माइनस पहले से, तो माइनस पहले रहेगा। b का मान 2 यहाँ पर भी लिख दिया है, तो b का मान 2। अब बटे में a का मान 1 है, यहाँ भी लिख दिया a का मान 1। तो आपका आ गया -2, सिर्फ 1 नीचे छुपा रहता है। तो -2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए। इस तरह का प्रश्न हर साल एक प्रश्न पक्का पूछेगा, शून्यंकों का योग या शून्यंकों का गुणनफल। अगर शून्यंकों का गुणनफल पूछता तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी का शून्यंकों का गुणनफल अगर पूछता तब ये शून्यंकों का योग पूछा है तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा। यह मूलों का योग या मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा तो ये होगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे ए। तो सी आपका कितना है -3 हो जाएगा। अब बटे में ए तो एक ही है, तो इसका कि -3 सिर्फ होगा। तो ये था आपका शून्यंकों का गुणनफल, लेकिन ये आपका शून्यंकों का पूछा गया था योग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, प्रश्न नंबर 2 है, यदि बहुपद x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दिया गया है। दिया है तो इसमें हमें निकालना है अल्फा और बीटा का मान। तो
इस तरह के समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे, यानी ये जो लास्ट में रहेगा और ये शुरू में जो रहेगा इन दोनों को गुना करेंगे। यहाँ नहीं कुछ तो एक है, अगर कुछ भी था उसके साथ ये गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक है तो इसके साथ 10 गुना 1 करेंगे, यानी कि 10 ही होगा। तब यहाँ पर ऐसा दो संख्या ऐसा क्या लें जो कि गुना करने पर 10 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 पुरना चाहिए। तो 5x प्लस 2x, 5 दूनी 10 और 5x और 2x जुट के 7x हो जाता है। फिर यहाँ पर प्लस 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस x उधर चला गया बाहर, तो यहाँ पे बच गया आपका 5, ये मेरा हो गया। अब यहाँ से किसको गुना करेगा कितना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉमन 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 निकाल सकते हैं हम, यानी कि 2 यहाँ पर लिखेंगे प्लस में और x रह जाएगा अब प्लस 2, यानी कि 5 दूनी 10 तो 5 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो इतना पूर जाएगा। अब ये और ये दोनों बराबर है तो एक तो किसी एक को रख लेंगे, x प्लस 5 को रख लिए और इन दोनों को उतार लेंगे इधर, x प्लस 2 उतार लिए। अब हमें क्या करना है, बराबर दे करके 0 लगा दीजिए, समीकरण में 0 लगा देंगे तब मेरा शून्यांक निकल जाएगा। तो इधर देखिएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ से अलग अलग कर देंगे, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा आपका -5। अब फिर दूसरा निकालेंगे, आप लोग नीचे में करिएगा। अब दूसरा यहाँ पर निकाल देते हैं, तो दूसरा निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका -2। तो मान लिया जाए कि ये आपका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया बराबर -5, और ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका बीटा, तो बीटा हो गया आपका बीटा बराबर -2। तो हमें पूछा है यहाँ पर अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों को गुना में पूछा है, तो दोनों यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये गुना में है, तो अल्फा का मान कितना है, -5 गुना -2 बराबर कितना जाएगा, +10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है चरों को आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएंगे। यानी कि आरोही और अवरोही, यानी कि आप बढ़ते क्रम लिखते जाइए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया, और फिर आप आरोही क्रम यानी कि 9 फिर 8 फिर 7 इस तरह से घटते क्रम में। तो जैसे भी आप लिखेंगे तो उसमें बीच वाला जो मान होता है वह क्या कहलाता है, यही कह रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कुछ भी संख्या रहेगा तो बीच वाला हमेशा माध्यिका कहलाता है। आप लोग माध्यिका निकाले हैं ना, तो माध्यिका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि कोई भी आंकड़ा हो या घटते क्रम हो या बढ़ते क्रम हो, तो उनको उनमें से जो बीच में होगा उसको माध्यिका कहा जाता है। यही बात कह रहा है इसमें कि चर को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाला मान। प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत के जगह पर आपको माध्य भी पूछ सकता है, औसत के जगह पर आपको माध्य भी पूछ सकता है। तो प्रश्न का है प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि विषम संख्या होता है 1 3 5
7 इस तरह से होता है। तो क्रमागत 3 विषम संख्याओं का औसत पूछा है या माध्य पूछा है। तो आप यहां पर लिखिए माध्य या फिर आप लिखिए औसत। औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। जितना भी संख्या दिया रहेगा यानी आंकड़ों का कुल योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। जितना हमको संख्या दिया रहेगा उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना संख्या से भाग दे देंगे। तो ये हमें कह रहा है कि प्रथम 3, तो प्रथम 3 क्रमागत, तो 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस इधर कितना हो जाएगा आपका 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा। 1 2 3 संख्या ले लिए बटे में 3 संख्या रख दिए तो बराबर में कितना हो जाएगा 4 और 5 4 9, 9 बटे 3, तो 3 तिया 9, यानी कि माध्य या औसत आपका 3 आएगा। ऑप्शन में जो रहेगा आप रंगा दीजिएगा 3। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत या माध्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेना है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि अपने आप से कटे और 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या लेते हैं 5। तो 2 जो है कि अभाज्य संख्या है, उसके बाद हो जाएगा 3 और फिर 5 फिर 7 और फिर 8 नहीं होगा, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या होगा। तो अब इन सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 संख्या हो गया है, इन सभी को जोड़ दीजिए। यानी कि जस्ट वही औसत पूछे या माध्य पूछे तो औसत या माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो जितना मेरा आंकड़ा बना उसको हम जोड़ देंगे और उतना से भाग दे देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 और फिर अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 3 10 10 5 15 15 15 अब 15 16 17 17 17 और 10 27 1 28। तो 28 बटे 5, 28 बटे 5, तो इससे भाग दीजिएगा यानी कि 5 है 25, इससे 25 खत्म हो गया, बच गया कितना 3, यानी कि दशमलव दे दीजिए तो 56 से 30, यानी कि 5.6, 5.6 आपका जिस भी ऑप्शन में रहेगा आप टिक लगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है प्रश्न है 1 2 x 4 तथा 5 का औसत 3 है तो x का मान क्या होगा। औसत की जगह पर आप माध्य भी रख सकते हैं। तो देखिए हमको दिया गया है इतना संख्या, तो जोड़ देंगे सबको 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और बटे में तो एक और संख्या है 5 बढ़ा दिए। ये जो था मेरा औसत या माध्य, माध्य या औसत बराबर, तो हमको औसत या माध्य दिया गया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो नीचे में 5 रहेगा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए 5 4 9 9 1 10 2 12, यानी कि 12 प्लस x बटे 5, ये हो जाएगा 5।
तो नए कुछ सूत्र के नीचे एक है तो कोना कोनी गुना, तो इधर से एक से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स बराबर, इधर से गुना कर देंगे तो 15, तो 12 प्लस एक्स बराबर 15। और यहाँ पर देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है कि डायरेक्ट एक्स को यहाँ रख देते हैं, बराबर 15 है इस तरफ, इधर इसको लाएंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर हो जाएगा 3। तो आपका जिस भी ऑप्शन में रहेगा 3 आप टिक लगा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमको माध्य औसत पहले से दिया गया था। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण, यानी कि घड़ी की सुई 1 घंटे में तय किया गया कोण पूछा गया है। तो 12 घंटे में, देखिए मान लिया जाए कि ये आपका घड़ी है और ये घंटे की सुई है, तो ये जो घंटे की सुई है पूरा एक चक्कर लगा करके यहाँ तक आने में 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा में ये केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो हमें पूछा गया है 1 घंटा में, 1 घंटा में जब पूछा गया है तो हम 1 घंटा का निकालेंगे। तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा 360 डिग्री बटे 12, क्योंकि 12 घंटों में 360 डिग्री कोण बनाता है। घड़ी की सुई एक बार घूमने में 12 घंटा लगेगा घंटा वाला को। तो अब इसको कटा दीजिए, क्या बना कटेगा, 12 तिया 36, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगा कोण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यह सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाएगा। सब्जेक्टिव में इसे बढ़िया से बनाया जाता है। इधर लिखेंगे सॉल्यूशन हल, फिर लिखेंगे कि 12 घंटे में घंटे की सुई एक चक्कर पूरा लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है, फिर हम ये घंटा निकालेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बनाया जाएगा जल्दीबाजी में। अब अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों समझ गए हम प्रश्न को। परिधि होता है 2 पाई r होता है वृत्त का परिधि। तो त्रिज्या को 3 गुनी किया जाता है, त्रिज्या को 3 गुनी किया जाता है, ना कि 3 से गुना किया जाता है r को, तो ये हो जाता है 3r। अब जो है कि नया वाला जो होगा उसका परिधि, नया वाला परिधि कितना हो जाएगा तब, 2 पाई 3r हो जाएगा नया वाला परिधि। तो दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात आप इस तरह से लिख सकते हैं, कहा गया है कि नए वाला और पुराने वाले, तो नए वाले और पुराने वाले, तो नया ये बना तो 2 पाई 3r अनुपात 2 पाई r। इसको आप बटे में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2 पाई 3r बटे में 2 पाई और ये क्या आ जाएगा r। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा और पाई भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा, r भी कट जाएगा। अब क्या बचा, 1/1 सॉरी बच गया आपका 3/1, बच गया आपका 3/1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3:1, 3:1 आपका आएगा आंसर। तो 3:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3:1।
तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, अच्छे से इसे समझ लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, अभी तुरंत सवाल बनाया है। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और उसका व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, व्यास होता है 2r, यानी कि r रखेंगे तो यहाँ से व्यास में भाग लग जाएगा, तो व्यास होता है 2r। तो अब दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालेंगे, अनुपात दोनों का। तो 2 पाई क्या पहले क्या आएगा, परिधि और व्यास, तो पहले आएगा परिधि 2 पाई r अनुपात 2r। तो इसे आप बटे में भी लिख सकते हैं, 2 पाई r अनुपात यानी बटे 2r। तो आपका ये 2 और ये 2 कट जाएगा, r भी कट जाएगा और r भी कट जाएगा, तो बचा क्या आपका पाई बटे 1। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, पाई अनुपात 1। तो पाई अनुपात 1 कहाँ है आपका, पाई अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न को आप अच्छे समझ गए होंगे। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और व्यास बराबर होता है 2r। दोनों का अनुपात लिख दिया, इस तरह से बटे में भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी कटा सकते हैं। तो यहाँ r कट गया, 2 कट गया, बच गया पाई, न कुछ तो नीचे में 1। तो अनुपात में इस तरह से लिखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्न को क्षेत्रीय मिति में पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि √18 का परिमयकरण गुणक है, √18 का परिमयकरण का गुणक है। तो इसे बनाएंगे कैसे, देखिए, यानी कि आपको दिया गया है √18, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूनी 18। तो आपका यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 2 अंदर में रहेगा, तो 3√2 हो जाएगा। यह तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना 2। तो यह दोनों मिलकर, क्योंकि ये इसके अंदर वर्गमूल है ना कि 2 को निकलता है इसमें, अगर इसमें 3 रहता अंदर में, अगर इसके अंदर में 3 रहता तो 3 जोड़ा लगा के निकालते हैं, लेकिन इसमें नहीं, कुछ तो समझिए 2 है और 2 जोड़ा लगा करके बाहर निकलेगा। तो ये 3 आपका बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या आ गया आपका 2। तो ये आपका जो है कि √2 3 का गुणांक है, 3 का क्या है, गुणांक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना √2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। √2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, यानी कि √18 है और बोल रहा है कि परिमयकरण गुणांक बताइए। तो इसे हम क्या किए, तोड़ दिए, जो बाहर निकला उसे बाहर निकाल दिए, और जो इसका ये जस्ट वाला गुणांक होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 45 तथा 60 का मोसो, 45 तथा 60 का मोसो। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया, तो देखिए कुछ न है, बहुत ही आसान तरीका है, 45 और 60 है। तो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि इस तरह का नियम में एक ही पहाड़ा से सभी कट जाना चाहिए, एक ही पहाड़ा से सभी कट जाना चाहिए। तो हम इसे किससे कटा सकते हैं, 15 से। तो 15 या 45, 15 चौके 60। तो अब जो है कि ये एक पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो हम जब भी HCF लेंगे तो सिर्फ इधर का ही लेंगे, इधर का। अगर पूरे लेंगे तो क्या कहा जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। और इधर का वही संख्या लेंगे जिस संख्या से सभी संख्या दिया हुआ है कट गया हो। तो इस संख्या से देखिए हम दोनों कट गया है,
तो मेरा यही आपका एचसीएफ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दो संख्याओं a और 18 का लॉ 36 तथा मो 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या दिया गया है, तो जब भी लोसो और मोसो आए तो आप यानी कि याद रखिए, इसे हम मानते पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या 18 बराबर एलसीएम 36 गुना मोसो यानी एचसीएफ कितना आपका 2। तो इसको गुना करिएगा तो 18 ए 18 हो जाएगा, ए 18 हो गया बराबर इधर हो जाएगा 36 गुना 2, तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुना 2 बटे 18। अब 18 दूना 36, तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात है। तो लोसो और मोसो पूछा गया है, सवाल में दिया गया है 5, 15, 20। तो एक ही पहाड़ा से हमें काटना है, क्योंकि हमको एचसीएफ भी रखना है। एक ही पहाड़ा से काटना है ताकि हमको एचसीएफ भी मिल जाए। तो देखिए, इसको हम 5 से कटा देते हैं, तो 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब ये एक पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो इधर वाला मेरा जो हो जाएगा एचसीएफ, इधर वाला क्या हो जाएगा एचसीएफ, और इधर से जो पूरा जाएगा ये हो जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 5, और एलसीएम कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 15 चौके 60, 5 तिया 15, 15 चौके 60। तो हमको पूछा गया है लोसो और मोसो का अनुपात, यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यानी कि लोसो मोसो का अनुपात। तो एलसीएम कितना आपका 60 और अनुपात 5। तो ये सही अनुपात नहीं है, ये सही अनुपात नहीं, तो ये कट जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12:1, 12:1, 12:1 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 12:1 आंसर आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न में जो इधर एक ही पहाड़ा से संख्या कट जाएगा वही हो जाएगा आपका एचसीएफ, और सभी संख्या को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ सिर्फ इधर का ही लेना है जो पूरी संख्या कटा दे एक ही पहाड़ा से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होता है किसी और से ना कटकर सिर्फ वह अपने से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या स्वयं अपने से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है, और कोई संख्या से वह नहीं कटेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 29 बिल्कुल सही है। 16 आपका 4 से भी कटेगा, 16 आपका 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। फिर 25 आपका 5 से कटता है, 1 से कटता है, ये आपका 3 से कटेगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल सही है। 29 जो आपका अभाज्य संख्या है, ये किसी पहाड़ा में भी नहीं आएगा और ना ही किसी और से कटेगा। 29। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। और क्या लिखा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी होता है 2। दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 2 गुना 2 बराबर 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होता है 2। चलिए, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? फिर वही आ गया, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो देखिए, 15 जो है कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कटेगा और 5 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, ये नहीं होगा। 12 आपका 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। और 75 आपका जो है कि 15 से कटेगा, 15 से कटेगा, 17 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 23 जो है ये किसी संख्या और दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, ये सिर्फ अपने आप से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गया आपका 23 जो है कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो स्वयं से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23, और ये कोई पढ़ा में भी नहीं आता है। तो अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, यही आ गया 2, 10, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात। तो चलते संख्या लीजिए, 2, 10, 20। तो ऐसा जाए तो 2 से सभी संख्या कट जाएगा, ये 1 बार में, ये 5 बार में और ये 10 बार में कट जाएगा। फिर ले लीजिए इसको, क्या बार में कट जाएगा? ये 5 बार में, यानी 1 और 5 दूनी 10, ये हो गया। लेकिन हमें एचसीएफ जो लेना है वह संख्या लेना है जो कि सभी संख्या को काटा हुआ है। तो इसका सिर्फ 2 होगा। 5 से इसको नहीं काट रहा था, इसलिए इस 2 संख्या को ले रहा था। अगर इसको भी काटता पहले वाला का तो वो भी एचसीएफ ही होता। लेकिन आपका एचसीएफ जो है इधर का हो जाएगा कितना? सिर्फ एचसीएफ जो है आपका 2 होगा। एचसीएफ 2 हो जाएगा और एलसीएम यहाँ से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि आपका एलसीएम हो गया 20। तो अब क्या करेंगे? तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम कितना है आपका? 20:2, 20:2। एचसीएफ 2, एचसीएफ आपका यहाँ 2 है और एलसीएम 20 है। तो ये कट जाएगा, यानी कि 10:1 हो जाएगा, 10 कट जाएगा ये। तो 10:1, 10:1, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ जो 2 है, ये 2 जो है सभी संख्या को काट रहा है और इधर का संख्या को लेना था हमको। तो एचसीएफ हो गया ये 2 और एलसीएम हमें पूरा लेना था, तो यहाँ पर भी इसको कटा दिए 5 से। लेकिन ये सभी संख्या को नहीं, इसको नहीं काट रहा था, सिर्फ 2 संख्या काट रहा था, इसलिए ये नहीं आएगा। एचसीएफ में वही संख्या आएगा जो कि सभी संख्या को काटा है, वही संख्या आएगा। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? 20, 10 दूना 20 और एचसीएफ 2, तो दोनों का अनुपात हम निकाल दिए हैं, 10:1 आ गया, 10:1 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य